Hello friends, this is part 5th of Fundamental Right. In this lecture, I'll discuss Article 23, Article 24, Article 25, Article 26, Article 27, Article 28, Article 29, Article 30, 32. So without wasting our time, let's start this lecture. Firstly, we will discuss Article 23 क्या है. Article 23 अगर हम लोग पढ़ें तो Article 23 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर. मतलब जो ह्यूमन बींग्स की ट्रैफिकिंग हो रही है उसको प्रोहिबिट करता है और जो फोर्स्ड लेबर है उसको प्रोहिबिट करता है. आर्टिकल 23 कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स trafficking in human beings and all forms of forced labor such as begar, bonded labor, etc. Any violation of this provision shall be an offense punishable by law. क्या आर्टिकल 23 जो है प्रोहिबिट करता है ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स को और कोई भी प्रकार की फोर्स लेबर चाहे बेगार हो चाहे बॉन्डेड लेबर हो इन सबको प्रोहिबिट करता है. अगर कोई भी वॉयलेशन होता है इन प्रोविजंस का तो ये पनिशेबल ऑफेंस है. ये राइट जो है दोनों को अवेलेबल है, सिटीजन्स को भी अवेलेबल है एज वेल एज नॉन सिटीजन्स जो कि फॉरेनर्स हो गए या बेसिकली एलियंस हो गए उनको भी अवेलेबल है ये राइट. ठीक है. सो इट प्रोटेक्ट्स द इंडिविजुअल नॉट ओनली अगेंस्ट द एक्शन ऑफ द स्टेट बट ऑल्सो अगेंस्ट द एक्शन ऑफ प्राइवेट पर्सन. इसका मतलब क्या है? ये जो हमारा आर्टिकल 23 है ना, ये जो आर्बिट्री एक्शन स्टेट के हैं उनसे तो प्रोटेक्ट करता ही करता है, साथ ही साथ जो प्राइवेट पर्सन अगर कोई आर्बिट्री एक्शन ले रहा है तो उसको भी प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. अब ये जो वर्ल्ड ट्रैफिकिंग ह्यूमन बींग्स इसका मतलब क्या है? ये जो वर्ल्ड है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मैन, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मैन, वुमेन, चिल्ड्रन एज कमोडिटीज. मतलब मेन वुमेन चिल्ड्रन को एज अ कमोडिटीज बना के बेचना, ये होता है ट्रैफिकिंग ह्यूमन बींग्स. इमोरल ट्रैफिकिंग करना वुमेन की, चिल्ड्रन की, प्रोस्टिट्यूशन वगैरह सब इसके अंदर आता है. देवदासी प्रैक्टिस ये करना ये भी इसके अंदर आता है. स्लेवरी की प्रैक्टिस ये भी इसके अंदर आता है. ठीक है. तो ये जो एक्ट है अगर ऐसा कुछ हो रहा है, एक तो ये पनिशेबल ऑफेंस है, इसको पनिश करने के लिए पार्लियामेंट ने एक एक्ट इनैक्ट किया है जिसका नाम क्या है? इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1956. ये आप मेंस में यूज कर सकते हैं. ठीक है. अब ये टर्म जो है फोर्स लेबर, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे दो वर्ड मेंशन है ना, एक ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, दूसरा एक फोर्स्ड लेबर. तो जो मीनिंग है फोर्स्ड लेबर का उसका मतलब क्या होता है? फोर्स्ड लेबर मतलब ये होता है कि इंसान की इच्छा के बगैर, इंसान की विल की बगैर उससे जबरदस्ती काम कराना. मतलब किसी व्यक्ति से, किसी पर्सन से वर्क कराना अगेंस्ट हिज और हर will by using physical force, legal force और compulsion of economic circumstances such as working for less than minimum wages. ठीक है. तो क्या है फोर्स्ड लेबर? क्या है कि किसी भी व्यक्ति की इच्छा के बगैर उससे वर्क कराना बाय यूजिंग फिजिकल फोर्स या लीगल फोर्स या फिर कंपल्शन ऑफ इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, उसे कहते हैं फोर्स्ड लेबर. ठीक. एक टर्म है यहाँ पे बिगार. बिगार क्या होता है? बिगार मतलब बेसिकली ये एक पिक्यूलियर फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर है जो कि इंडिया में प्रेवलेंट था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जमींदारी सिस्टम. ठीक है. मतलब यहाँ पे जो पर्सन है उसको, जो हमारा लेंडर है या फिर जो हमारा जमींदार है उसकी फील्ड पे काम करना पड़ता था विदाउट एनी रिम्यूनरेशन, बिना किसी पैसे के. तो ये क्या है? हमारा बेगार सिस्टम. ठीक है. तो इन सबको बेसिकली प्रिवेंट करने के लिए कैसा ना हो, फोर्स लेबर ना हो, बेगार ना हो. ठीक है. तो पार्लियामेंट ने कई सारे लॉज इनेक्ट करे जैसे कि बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 का. ठीक है. इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है. इसमें एक एक्सेप्शन है क्या कि स्टेट चाहे तो मिलिट्री सर्विस या सोशल सर्विस को
एज अ कंपल्सरी सर्विस इम्पोज कर सकती है इंडिविजुअल के ऊपर फॉर पब्लिक पर्पस। क्या स्टेट चाहे तो मिलिट्री सर्विस के लिए या फिर सोशल सर्विस के लिए या किसी और टाइप की सर्विस के लिए स्टेट चाहे तो कंपल्सरी सर्विस इम्पोज कर सकती है पब्लिक पर्पस के लिए इंडिविजुअल के ऊपर। ठीक है, और स्टेट यहाँ पे बाउंड भी नहीं है कि पेमेंट करे आपको, स्टेट चाहे तो कुछ भी पेमेंट ना दे। बट यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, हाउएवर इन इम्पोजिंग सर्विसेज द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास। मतलब कि स्टेट अगर ये कंपल्सरी सर्विसेज इंपोज कर रही है ना, तो स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है यहाँ पे भी। किन ग्राउंड्स पे? रिलीजन के ग्राउंड पे, रेस के ग्राउंड पे, कास्ट के ग्राउंड पे और क्लास के ग्राउंड पे। 4 ग्राउंड है, रिलीजन, रेस, कास्ट, क्लास। ठीक, अब बात करते हैं आर्टिकल 24 के बारे में। आर्टिकल 24 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। क्या कि जो चिल्ड्रन का एम्प्लॉयमेंट है ना फैक्ट्रीज के अंदर, उसको प्रोहिबिट करना है। मतलब कि चिल्ड्रन जो हैं वो फैक्ट्रीज में वर्क नहीं कर सकते हैं, खासकर हजार्डस फैक्ट्रीज के अंदर, हजार्डस एक्टिविटीज के अंदर, फैक्ट्रीज में, माइंस में, कोई भी हजार्डस एक्टिविटीज है वहां पे चिल्ड्रन वर्क नहीं कर सकते हैं। जो भी चिल्ड्रन जिसकी एज 14 ईयर्स से कम है, जो भी चिल्ड्रन जिसकी एज 14 ईयर्स से कम है, वो फैक्ट्रीज में, माइंस में और अदर सच एक्टिविटीज में, अदर सच हजार्डस एक्टिविटीज में काम नहीं कर सकता है। ठीक है, बट चाहे तो नॉन हजार्डस और हार्मलेस एक्टिविटीज में काम कर सकता है। ठीक है, तो पार्लियामेंट ने इसके लिए कई सारे प्रोविजन बनाए, जैसे कि चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 का, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट हो गया 1938 का, फैक्ट्रीज एक्ट हो गया 1948 का, माइंस एक्ट हो गया 1952 का, मर्चेंट शिपिंग एक्ट हो गया 1958 का, प्लांटेशन लेबर एक्ट हो गया 1951 का, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट हो गया 1951 का, अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 का हो गया, बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स एक्ट 1966 का हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा आर्टिकल 24। अब बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28, जो किससे डील करता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में 4 आर्टिकल हैं, 25, 26, 27, 28। वन बाय वन हम लोग एक एक आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। क्या है? फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। मतलब क्या है कि आर्टिकल 25 कहता है सेज दैट ऑल पर्सन्स आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। हर किसी पर्सन के पास, यहाँ पर्सन वर्ड मेंशन है, याद रखिएगा, सिटीजन मेंशन नहीं, यहाँ पर्सन मेंशन है। क्या कि सभी पर्सन्स के पास इक्वली राइट है कि वो कॉन्साइंस कर सकते हैं, फ्रीली प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं रिलीजन को। चाहे तो प्रोफेस करें, चाहे तो प्रैक्टिस करें, चाहे तो प्रोपोगेट करें रिलीजन को। सभी पर्सन्स के पास ये अवेलेबल है राइट। मतलब पर्सन मतलब कि सिटीजन्स के पास भी एज वेल एज नॉन सिटीजन्स, दैट इज फॉरेनर्स और बेसिकली एलियंस, इनके पास ये अधिकार है। ठीक, अब होता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस। मतलब क्या है? इंडिविजुअल हैव द फ्रीडम टू शेप देयर रिलेशनशिप विद गॉड एंड अदर क्रिएचर्स इन व्हाटएवर वे दे डिजायर। इंडिविजुअल के पास ये पूरा राइट है, पूरी फ्रीडम है कि वो जिस तरीके से गॉड के साथ अपना रिलेशन चाहता है, उस तरीके से गॉड के रिलेशन रख सकता है अपना। क्या इंडिविजुअल के पास ये चॉइस है कि वो गॉड से जिस तरीके का रिलेशनशिप रखना चाहता है ना, उस तरीके से रख सकता है। फिर आता है राइट टू प्रोफेस, टू डिक्लेयर्स वंस रिलीजियस बिलीफ्स एंड फेथ ओपनली एंड फ्रीली। क्या कि अपना जो रिलीजियस बिलीफ है, जैसे मैं हिंदुज्म में मानता हूँ, क्रिश्चियनिटी में मानता हूँ, बुद्धिज्म में मानता हूँ, तो मैं फ्रीली बिल्कुल ये प्रोपोगेट कर सकता हूँ, फ्रीली प्रोफेस कर सकता हूँ कि हाँ मेरा ये रिलीजियस बिलीफ है। ठीक है, प्रैक्टिस, आप अपने रिलीजन की अपने रिलीजन जो उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं, रिचुअल्स कर सकते हैं, सेरेमनीज कर सकते हैं, एक्सिबिशन कर सकते हैं अपने बिलीव्स का, अपने आइडियाज का, प्रोपोगेट भी कर सकते हैं, आप ट्रांसमिट कर सकते हैं, डिसेमिनेट कर सकते हैं अपने रिलीजियस बिलीफ को दूसरों को। बट यहाँ पे फोर्स कन्वर्जन अलाउ नहीं है। ठीक है, इट डज नॉट इंक्लूड राइट टू कन्वर्ट अनदर पर्सन टू वंस रिलीजन। ठीक,
ये तो था हमारा आर्टिकल 25। अब बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 26 के बारे में। आर्टिकल 26 क्या कहता है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। क्या? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। क्या है ये? दिस प्रोविजन स्टेट्स दैट एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और इट्स सेक्शन शैल हैव द फॉलोइंग राइट्स। क्या जितनी भी हमारी रिलीजियस डिनोमिनेशंस है ना, जितनी भी रिलीजियस डिनोमिनेशन है उनके पास कुछ राइट्स हैं। क्या? कि वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस के लिए। क्या? कि कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन चाहे तो वो इस्टेब्लिश कर सकता है, मेंटेन कर सकता है, कोई भी मेंटेन कर सकता है इंस्टीट्यूशन रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस के लिए। उनके पास ये अधिकार है कि वो अपने जो मैटर्स एंड रिलीजन के उनको खुद हैंडल कर सकते हैं। क्या? कि जो भी अफेयर्स हैं रिलीजन से रिगार्डिंग जो भी अफेयर्स हैं उनको वो खुद मैनेज कर सकते हैं। फिर इनके पास ये राइट है कि वो ओन कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी, दोनों मूवेबल प्रॉपर्टी भी और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों वो ओन कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। उनके पास ये भी राइट है कि वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं सच प्रॉपर्टी को एज पर लॉ, जो भी लॉ के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ठीक। अब बात करते हैं आर्टिकल 27 की। आर्टिकल 27 क्या कहता है? फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। क्या? ये प्रोविजन जो है ये प्रोहिबिट करता है स्टेट को कि वो टैक्सेस कोई भी लेवी नहीं कर सकते हैं फॉर प्रमोटिंग और मेंटेनिंग एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन। कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन या कोई भी एक रिलीजियस डिनोमिनेशन को प्रमोट करने के लिए सरकार जो है किसी के ऊपर टैक्स लेवी नहीं कर सकती है। ठीक। इसका फायदा क्या है? ये जो है जो प्रिंसिपल सेकुलरिज्म का है ना उसको अपहोल्ड करता है, उसको बनाए रखता है और इंश्योर करता है कि स्टेट जो है हमेशा न्यूट्रल है। ठीक है, रिलीजन्स के मैटर में हमेशा ये इंश्योर करता है कि स्टेट जो है वो रिलीजन के मैटर्स में न्यूट्रल रहे। और क्या करता है ये? इक्वालिटी और रिलीजियस फ्रीडम जो है उसको फॉस्टर करता है सभी सिटीजन्स के लिए। ठीक। अब बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 28 के बारे में। आर्टिकल 28 क्या कहता है? आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। It makes provision for religious instructions in different categories of educational institutions as described below. क्या? कि ये एक तो ये जो आर्टिकल 28 है, ये इसमें जो प्रोविजंस हैं ये बताता है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो है ना कौन कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में दिए जा सकते हैं, कौन कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में नहीं दिए जा सकते हैं। क्या? कि कौन कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं जिनके पास ये राइट है कि वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। चार यहाँ पे चीजें हैं, 4 पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, याद आना चाहिए आपको। इंस्टीट्यूशंस होली मेंटेन्ड बाय स्टेट्स। वो इंस्टीट्यूशंस जिनको पूरा का पूरा स्टेट मेंटेन कर रहा है, जिनको पूरा का पूरा फंड स्टेट से मिल रहा है, जिनको जिनको होली मेंटेन कर रहा है स्टेट, वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, वहां पे कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जा सकते हैं। अब वो इंस्टीट्यूशंस जो कि स्टेट के द्वारा एडमिनिस्टर्ड किए जा रहे हैं बट एस्टेब्लिश्ड कैसे हुए? अंडर एनी इंडोमेंट और ट्रस्ट के द्वारा, तो वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन परमिटेड है, वहां पे आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। ठीक। अब ऐसी इंस्टीट्यूशंस जिनको स्टेट ने रिकॉग्नाइज कर रखा है, ऐसी इंस्टीट्यूशंस जिनको स्टेट ने रिकॉग्नाइज कर रखा है, तो वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है ना वो परमिटेड है बट वॉलेंट्री बेसिस पे। ठीक है। इंस्टीट्यूशंस रिसीविंग एड फ्रॉम स्टेट। अब वो इंस्टीट्यूशंस जिनको स्टेट से एड मिल रही है, तो वहां पे भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो परमिटेड है बट वॉलेंट्री बेसिस पे। ठीक है। सॉरी। तो ये था हमारा आर्टिकल 28। अब बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 29 और 30 के बारे में। आर्टिकल 29 एंड 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। These provisions of the Indian Constitution safeguard the rights of minorities to conserve their culture, language and script. आर्टिकल 29 एंड 30 जो है ना वो माइनॉरिटीज के लिए है। ठीक है। आर्टिकल 29 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। क्या? कि जो भी इंटरेस्ट है ना माइनॉरिटीज के उनको उनको प्रोटेक्ट करना है। क्या?
It provide that any section of citizens having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same. क्या आर्टिकल 29 ये कहता है, कोई भी सिटीजन, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, कोई भी सेक्शन सिटीजन का जिसका जिसका डिस्टिंक्ट लैंग्वेज हो, जिनकी डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट हो, जिनकी डिस्टिंक्ट कल्चर हो, ठीक है, जिनका खुद का कल्चर हो, उनके पास ये राइट है कि वो उसको कंजर्व करें एज इट इज, ठीक है. नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मेंटेन्ड बाय स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज. क्या कोई भी सिटीजन को डिनाई नहीं किया जा सकता है एडमिशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जिसको स्टेट से फंड मिल रहा हो या फिर जिसको स्टेट मेंटेन कर रहा हो. किन ग्राउंड्स पे? रीजन के ग्राउंड पे, रेस के ग्राउंड पे, कास्ट के ग्राउंड पे, लैंग्वेज के ग्राउंड पे. ठीक. अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो यहाँ पे सेक्शन ऑफ सिटीजन है ना, ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा है सेक्शन ऑफ सिटीजन, ये जो सेक्शन ऑफ सिटीजन, यहाँ पे सिर्फ माइनॉरिटी नहीं आते हैं, मेजोरिटी भी इंक्लूड है. ये वर्ड इंपॉर्टेंट याद रखिएगा. क्या कि ये जो वर्ड है सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज इंक्लूड नहीं होते हैं, मेजोरिटी भी इंक्लूड है. ठीक. अब बात करते हैं आर्टिकल 30 के बारे में. आर्टिकल 30 क्या है? राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. क्या माइनॉरिटीज के पास ये अधिकार है, ये राइट है कि वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को. आर्टिकल 30 क्या कह रहा है कि माइनॉरिटीज के पास ये राइट है कि वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं किसको? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को. ये जो प्रोविजन है ये ग्रांट करता है माइनॉरिटीज को, बोथ रिलीजियस एज वेल एज लिंग्विस्टिक, दोनों माइनॉरिटीज को, चाहे रिलीजियस माइनॉरिटी हो चाहे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो. कुछ राइट्स, क्या उनके पास ये राइट है कि वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अपनी खुद की चॉइस के. द राइट टू इम्पार्ट एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन इट्स ओन लैंग्वेज. उनके पास ये भी अधिकार है कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन इम्पार्ट कर सकते हैं जिस लैंग्वेज में वो चाहें. ठीक. बट याद रखना आर्टिकल 30 जो है ये सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए, सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए. वेयर एज आर्टिकल 29 जो था वो बोथ के लिए था, माइनॉरिटीज के लिए भी एज वेल एज मेजोरिटीज के भी. अब बात करते हैं आर्टिकल 32, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. ये हार्ट एंड सोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. आर्टिकल 32 क्या है? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्या है? अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, अगर किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी पर्सन का, किसी भी सिटीजन का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अंडर आर्टिकल 32 फॉर देयर इन्फोर्समेंट. ठीक है. इट कन्फर्स द राइट टू रेमेडी फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ द सेम. क्या कि अगर किसी भी बंदे का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो उसको इन्फोर्स कराने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट जा सकता है अंडर आर्टिकल 226. ठीक. राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट इज गारंटीड. ठीक है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो उसको एनफोर्स कराने के लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट क्या है? गारंटर है फंडामेंटल राइट्स का. सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स. सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? डायरेक्शन इशू कर सकता है, रिट्स इशू कर सकता है, ऑर्डर्स इशू कर सकता है, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. ठीक. अब ये सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट. अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं तो अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? रिट्स इशू करता है. ठीक है. और अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट रिट्स इशू करता है. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट का जो रिट जुरिडिक्शन है वो नैरोवर है, वो नैरो है, और हाई कोर्ट का क्या है? वाइडर है. ठीक है. हाई कोर्ट जो है
वो दोनों के लिए कर सकता है, लीगल राइट्स के लिए भी रिट्स को इशू कर सकता है, बट सुप्रीम कोर्ट जो है सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए ही रिट्स को इशू कर सकता है। अगर फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है तभी सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू करेगा, वैसे नहीं करेगा। बट हाई कोर्ट क्या है, अगर लीगल राइट्स का वॉयलेशन भी हो रहा है उसके लिए भी रिट्स को इशू कर सकता है। तो ये हमारा क्या आर्टिकल 32 है, छोटा सा डिफरेंस याद रखिएगा। और 26 अब बात करते हैं आर्टिकल 33 की। This provision empowers Parliament to enact laws that restrict or modify the application of certain fundamental rights for members of armed forces, police forces, intelligence agencies or similar forces tasked with the maintenance of public order। अगर पार्लियामेंट चाहे तो जो मेंबर्स हैं आर्म्ड फोर्सेस के, पुलिस फोर्सेस के, इंटेलिजेंस एजेंसीज के या सिमिलर फोर्सेस के, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, उनको मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो नेशनल सिक्योरिटी है, जो इंटरेस्ट नेशनल सिक्योरिटी का, उसको मेंटेन कर सकें, डिसिप्लिन मेंटेन कर सकें अमंग देम। ठीक है, ये आर्टिकल 33 कहता है। आर्टिकल 34 क्या कहता है, ये बात करता है मार्शल लॉ की। क्या कह रहा है कि पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी पार्ट में या पूरे देश के अंदर मार्शल लॉ इम्पोज कर सकता है। ठीक है, या फिर किसी भी एरिया के अंदर, किसी भी एरिया में मार्शल लॉ इम्पोज कर सकता है, जिससे क्या है, लोगों की फंडामेंटल राइट्स जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। एक वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो मार्शल लॉ है ना, ये डिफाइंड नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, नॉट डिफाइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सिमिलरली जो वर्ड है अनटचेबिलिटी, वो भी डिफाइंड नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इज नॉट डिफाइंड in our constitution। That's all about myself, that's all about this lecture। सो मोस्टली चैप्टर कंप्लीट हो चुका है हम लोगों का। याला एक लास्ट वीडियो में खाली हम लोग बात करेंगे रिट्स ज्यूरिसडिक्शन के बारे में, कौन कौन सी रिट्स हैं, बहुत छोटा लेक्चर होगा। सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।